Assalamu alaikum. We're going to start the chapter number 58 of your book Dengra, which is acute and chronic inflammations of the larynx. First of all, our topic is about the acute laryngitis. Acute means कि इसमें जो हिस्ट्री होगी वो 3 वीक से कम की होगी, ठीक है, और क्रॉनिक होती है जिसमें हिस्ट्री जो है वो 3 वीक से ज़्यादा की होती है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्यूट लैरेंजाइटिस जिसमें 3 वीक से कम की हिस्ट्री होगी. लैरेंजाइटिस में लैरेंज मीन्स कि जो आपका लैरिंक्स है इसमें क्या होगा, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंक्स इज़ एक्चुअली द लैरेंजाइटिस विच मोस्टली इफेक्ट्स द चिल्ड्रन, ठीक है. तो देखिए इस तरह से आपका जो एक्यूट लैरेंजाइटिस होता है, लैरिंक्स का ये वाला एरिया जो है वो इन्फ्लेम और इन्फ्लेमेशन हो गई होती है. अब ये इन्फ्लेमेशन जो होती है वो इन्फेक्शस हो सकती है, मीन्स इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व होंगे, और नॉन इन्फेक्शस हो सकती है, मीन्स उसमें कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया वायरसेस इन्वॉल्व नहीं होंगे. जो इन्फेक्शियस टाइप होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है. ज़्यादा कॉमन कौन सी होती है, इन्फेक्शियस टाइप होती है, और ये ज़्यादातर जैसे हमने पढ़ा कि बच्चों के अंदर कॉमन होती है ना ये लैरेंजाइटिस. तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस किसी को हुए हों और वो फिर हमारे लैरिंक्स को इन्वॉल्व कर ले, तो ये मोस्टली उस वजह से होती है. तो ज़्यादातर जो है ये वायरल इन ऑरिजिन होती है कि कुछ वायरसेस होते हैं जो है हमारे पास, वो पहले होते हैं, अटैक करते हैं यहाँ पे, और फिर उनके ऊपर सुपर एडेड जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं स्ट्रेप, ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो जाए, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, फिर स्टेफ ऑरियस हो गया, ठीक है. इस तरह की ये जो बैक्टीरिया हैं ये सारे स्ट्रेप और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोस्टली इनकाउंटर करते हैं, और ये वायरल इन्फेक्शंस के बाद में ऊपर होते हैं मोस्टली, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा वो बता रहे हैं कि कुछ मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और वूपिंग कफ के साथ भी लैरेंजाइटिस जो है वो एसोसिएटेड हो सकता है. दूसरी जो हमारी टाइप आती है वो नॉन इन्फेक्शस की होती है. नॉन इन्फेक्शस के उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व नहीं होंगे. उसमें मोस्टली जो केस आता है ना वो आता है नॉन इन्फेक्शस में वोकल अब्यूज़, ठीक है. वोकल अब्यूज़ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप शाउट कर रहे हो बहुत ज़्यादा तेज़, आपको पता है ना, आप कभी कभार बहुत ज़्यादा आप ऊंची बोलना शुरू कर दो तो फिर आपके गले में दर्द शुरू हो जाता है, लाइक आप शाउट कर रहे हो, या जो टीचर्स बाय प्रोफेशन होते हैं या सिंगर्स होते हैं मोस्टली, या जो स्टेडियम में लोग बहुत ज़्यादा चीख के आ रहे होते हैं, तो उनमें मोस्टली जो है ना ये एक्यूट लैरेंजाइटिस मीन्स थोड़ी देर के लिए हो जाता है. और दूसरा ये होता है कि केमिकल बर्न्स या थर्मल बर्न्स जो है उनकी वजह से हो जाए, ठीक है. लाइक आप बाहर जाते हो और थोड़ी देर के लिए धुआं वगैरह आपके गले में चला जाए, या इस तरह के कोई केमिकल्स होते हैं कुछ, जिनको कुछ लोगों को ना उनका गला पकड़ा जाता है उससे, ठीक है, वो कहते हैं गला पकड़ा गया. तो ऐसे एक्चुअली जो ना उनकी लैरिंक्स की थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेमेशन हो जाती है. अदरवाइज़ ये हमारे पास कुछ केमिकल्स बर्न्स भी हो सकते हैं, लाइक कोई होमोसाइडल या एक्सीडेंटल या जो है सुसाइडल अटैक्स में जो लोग केमिकल्स ले लेते हैं अपने गले में डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से लैरिंक्स जो है वो हो सकता है. अदरवाइज़ ज़्यादातर यही होता है कि थोड़ी देर के लिए होना होता है ना एक्यूट लैरेंजाइटिस, तो वो यही होता है कि स्मोकिंग वगैरह और ये केमिकल्स इनहेल कर लिया उसने तो चला गया, ठीक है. इसके अलावा जो है लैरेंजियल ट्रॉमा, लैरेंजियल ट्रॉमा में क्या है कि वो फॉर एग्जांपल एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन करवा रहा था वो बंदा, ठीक है, उसके ट्रेकिया के अंदर वो ट्यूब डालते हैं ना, एक ईटीटी कहते हैं उसे, उस ईटीटी डालने की वजह से क्या होता है कि उसको जो है ना एक्यूट लैरेंजाइटिस हो सकता है. तो ये नॉर्मली हमारा जो लैरिंक्स होता है ना वो इस तरह का होता है, आपको पता है, ये वाले जो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये वाला जो है नीचे की ये बल्कि ऊपर की तरफ ये होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, ठीक है. फॉल्स वोकल कॉर्ड्स ऊपर की तरफ होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स नीचे की तरफ होते हैं. एक्चुअली इन्होंने ना ऐसे बनाया होता है इसको कि फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ना ये इन्होंने कवर किया होता है इस पार्ट को ना हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स के. अदरवाइज़ ट्रू वोकल कॉर्ड्स इधर तक होते हैं आगे की तरफ, लेकिन इनके ऊपर क्योंकि फॉल्स वोकल कॉर्ड्स आगे होते हैं तो इन्होंने इसको कवर कर लिया होता है. दीज आर द ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड दीज आर द फॉल्स वोकल कॉर्ड्स. फॉल्स वोकल कॉर्ड्स ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, इनके दरम्यान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं. इसके ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको हम सुप्रा ग्लॉटिस कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो रीजन होता है ना ग्लॉटिस के नीचे वाला उसको हम इंफ्राग्लॉटिस कहते हैं. ये तो आपको पता होगा एनाटमी में अगर आपने पढ़ा होगा तो. अच्छा, तो अब जो हमारा कंसर्न है यहाँ पे वो ये कि जो यहाँ पर इसका जो नॉर्मल कलर होता है ना ट्रू वोकल कॉर्ड्स का, वो आपको आइवरी कलर मिलता है, जैसे वो हाथी के वो सींग होते हैं ना उस तरह का ये कलर होता है नॉर्मली. लेकिन जो है ये जो लोग जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ आते हैं प्रोलॉन्ग शाउटिंग की वजह से, उनके फिर ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये आइवरी वाइट नहीं रहते, ये इस तरह के रेड होना शुरू हो जाते हैं, एडिमा होना शुरू हो जाती है. आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा पानी पानी और ये थोड़ा सा रेडनेस नज़र आ रही है सारी, तो ये इस वजह से होता है, ठीक है. अच्छा, ये अब आप इनका ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो इसकी नोक होती है ना, ये जहाँ पे ये नोक बना रहा होता है वोकल कॉर्ड्स, ये इसका इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है.
और जो ये देखो यहाँ पे ऐसे नोक बना रहा है तो ये इसका इंटीरियर पार्ट है, और जो इंटीरियर पार्ट होता है जहाँ पर नोक बना रहा होता है वहाँ पे ये एपिग्लॉटिस होता है। तो ये हमेशा याद रखें इंटीरियर पोस्टीरियर को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। जहाँ पे वो नोक होगी वो इंटीरियर पार्ट होगा, और वहाँ पे एपिग्लॉटिस भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, ये ट्रीटमेंट से पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा। पेशेंट का गला इस तरह से होगा ना, ठीक है। तो अब जब भी लैरिंग्स इन्वॉल्व होता है तो पेशेंट की जो होर्सनेस ऑफ वॉइस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब उसके होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी या कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस होगी, उसे बोला भी नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा उसको जो है वो पेन होगी गले के अंदर, ठीक है। बात करने के बाद उसको जो है पेन स्टार्ट हो जाएगी गले के अंदर, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये हॉर्सनेस तो आप हर जगह ही क्लिनिकल फीचर देखोगे, इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। उसे कफ़ हो रही होगी, ड्राई इरिटेटिंग कफ़, ठीक है। ड्राई इरिटेटिंग कफ़ होती है, और साथ में अगर तो इन्फेक्शन की वजह से है, ठीक है। ये तो हमारा था ना होर्सनेस, पेन और मोस्टली कफ़ जो है ये मोस्टली जो है ना नॉन इन्फेक्शस के साथ भी हो सकता है। इन्फेक्शस अगर है तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली पेशेंट को फीवर मिले और इस तरह की हिस्ट्री भी, मतलब ये वगैरह वगैरह भी होगा, सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। या अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो वो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब जो है अब जो लैरिंक्स हमारे पास अपेयर होता है वो वेरी करता है विद द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़, ठीक है। इससे आपको समझ आएगी। देखें इसमें होता क्या है कि शुरू शुरू में ना जब एक्यूट लेरेंजाइटिस होता है ना, तो जो एपिग्लॉटिस का रीजन होता है ना, ये देखें ये आपके ट्रू फोकल कॉर्ड्स हैं, ये क्या होंगे, फॉल्स फोकल कॉर्ड्स होंगे, ये जो दोनों साइड्स पे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इंटीरियर पोर्शन आपने कि नोक वाली साइड याद रखनी है, ठीक है। और क्या होगा इंटीरियर पोर्शन में, एपिग्लॉटिस होगा। इसके दरमियान में क्या है, ट्रेकिया है इधर, ठीक है। और ये पीछे क्या पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे जो है ना रेटिनॉइड है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस पड़े होते हैं, ठीक है। और इधर साइड पे करके उधर सॉरी रेटिनॉइड के ऊपर कॉर्निकुलेट थे, साइड पे यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, आपका जो है वो होते हैं रेटिनॉइड जो कार्टिलेजेस होते हैं उनके ऊपर कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस होते हैं, और उनके आगे करके ना यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस होते हैं। तो ये वही वाला एरिया है, और दोनों रेटिनॉइड के दरमियान में जो हमारा एरिया होता है उसको हम इंटर रेटिनॉइड कहते हैं एरिया, ठीक है। ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। अब देखें, अब हम बात करने लगे हैं कि जब यहाँ पे एक्यूट लेरेंजाइटिस होता है ना, तो सबसे पहले जो एडिमा और रेडनेस स्टार्ट होती है ना, वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, वो एपिग्लॉटिस में स्टार्ट होती है। वो इस राय एपिग्लॉटिक फोल्ड में स्टार्ट होती है। ये एपिग्लॉटिस है और ये आपका रेटिनॉइड कार्टिलेज है, इनके दरमियान में जो ये फोल्ड बन रहा है इसको कहते हैं राय एपिग्लॉटिक फोल्ड। तो यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा आपके रेटिनॉइड्स के अंदर ये 3 जगह हैं जहाँ पे सबसे पहले जो है रेडनेस स्टार्ट होगी, एपिग्लॉटिस, राय एपिग्लॉटिक फोल्ड और ये जो है रेटिनॉइड, ठीक है। ये वाली रीजन उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन शुरू शुरू में ना ये जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी रेडनेस और उनकी भी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम आता है यहाँ पे इतने ज़्यादा वो जब इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो स्टिकी सिक्रीशंस रिलीज़ होना शुरू हो जाती है इस जगह पे, ठीक है। ये बात आती है। अब हमने करना है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वोकल रेस्ट, कि आपने बोलना कम है। अगर आप बोलोगे तो आपकी जो रिकवरी होगी, बेशक आप जो मर्ज़ी कर लो, दवाइयाँ शवाइयाँ दे दो, बोलना शुरू कर दोगे वो रिकवरी आपकी डिले होता है शुरू हो जाएगी। तो वोकल रेस्ट, उसके बाद स्मोकिंग आपने नहीं करनी, आपने अल्कोहल नहीं लेना। इसके अलावा आपने गरारे शरारे करने हैं, वो जो हम कहते होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, और स्टीम इन्हेलेशन करनी है, ठीक है। ये सारी होती हैं जो जनरल ट्रीटमेंट होता है, जो आपकी दवाइयों के साथ ज़रूरी होता है। अगर दवाइयाँ ले लो और ये काम ना करो तो आपकी दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं है। और दवाइयाँ क्या है, पेशेंट को अगर कफ़ हो रही है, मैंने आपको बताया था कफ़ हो रही होती है इसमें, ठीक है, ड्राई इरिटेटिंग कफ़ होती है तो हम हाइड्रोलिन डीएम सिरप दे देते हैं उनको, ठीक है, कफ़ सिरप दे देते हैं। फिर साथ में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं इन केस ऑफ अगर इन्फेक्शंस की वजह से हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हम एनाल्जेसिक्स देते हैं पेशेंट को जो पेन हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए, और स्टेरॉइड्स हम देते हैं थर्मल और केमिकल बर्न्स के केस में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। हमने इसके कॉज में देखा ना, अगर तो इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे दो, पेन हो रही है एनाल्जेटिक्स दे दो, कफ़ हो रही है हाइड्रोलिन सिरप दे दो। लेकिन अगर थर्मल और केमिकल बर्न्स हैं तो फिर स्टेरॉइड्स के बगैर उसको नहीं भेजना, ठीक है। ये बात होती है सारी। तो उसके बाद जो है हम इसका एक रिव्यू कर लेते हैं लास्ट में कि एक्यूट लेरेंजाइटिस के बारे में हमने क्या पढ़ा है। एक्यूट लेरेंजाइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, ये 3 हफ्ते से कम की कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है, नॉर्मली हमारे आइवरी कलर के
जो है लेरिंग्स होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन जब स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ तक। इटियोलॉजी क्या है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन वायरल है, बैक्टीरिया ये हो सकते हैं। और उसके बाद जो है वोकल स्ट्रेन, वोकल अब्यूज़ आ जाता है, और उसमें मैंने आपको बाकी भी बताया है कि अगर वो साथ में लेरेंजियल ट्रॉमा है, केमिकल या थर्मल बर्न्स, ठीक है। मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, वैसे तो सेल्फ लिमिटेड है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि कंजर्वेटिव में क्या करना है और बाकी दवाइयाँ शवाइयाँ आपने कौन सी देनी होती हैं किस केस में। अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट वो है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। और इसमें आपको समझ आ रही होगी कि ये आपका एपिग्लोटिस होता है ना, ठीक है। ये आपको जो पिक्चर दिखाई हुई है, दिस इज़ द एंटीरियर एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर, ठीक है। इसमें ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस इज़ द, ये हायोइड बोन है, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज है, दिस इज़ द क्रिकोइड कार्टिलेज, ये ट्रेकियल रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये इंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। ये जो पीछे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एपिग्लोटिस, ठीक है। जो थोड़ा सा आपको इंटीरियर से थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, पोस्टीरियर से ऐसे नज़र आ रहा होता है, ये आपकी एक्चुअली हैं रेटनॉइड कार्टिलेजेस जो पेयर्ड होती हैं, और ये आपके हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस जो पेयर्ड होती हैं, और ये ऊपर आपकी अंदर करके क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस होती हैं जो अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है। सॉरी ये मुझे गलती लग गई है, ये आपके जो है वो क्रिकोइड कार्टिलेज जो है ना, पीछे वाली रिंग होती है, बताए वो ऐसे करके होती है, आगे की तरफ ऐसे होती है, पीछे की तरफ ऐसे होती है, ठीक है। ये ऊपर रेटनॉइड है पेयर्ड, ठीक है, और उसके ऊपर ये क्यूनिफॉर्म, और ये बात होती है, ठीक है। एनाटमी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, एपिग्लोटाइटिस की बात करें, ये एपिग्लोटिस है, इसकी जो है ना क्या हो जानी है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होनी है, तो उसको हम एक्यूट एपिग्लोटाइटिस कहते हैं या सुप्राग्लोटिक लेरिंजाइटिस कहते हैं। मैंने आपको वोकल कॉर्ड्स की पिक्चर दिखाई थी, वो ऐसे करके बना हुआ था, मैंने आपको बताया था उसका इंटीरियर पार्ट ये होता है, पोस्टीरियर पार्ट उसका ये पीला वाला होता है, इंटीरियर पार्ट में हमें एपिग्लोटिस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इधर करके हमारा जो है ना वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इधर करके ना ये यहाँ पे वोकल कॉर्ड इधर करके प्रेजेंट होता है, जो हमारा रेटिनॉइड होता है ना उसके वोकल प्रोसेस आगे की तरफ निकले होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ ऐसे जाके इसने वोकल कॉर्ड्स बनाए होते हैं, ठीक है। अब ये वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला जो रीजन होगा सारा, इसको हम सुप्राग्लोटिस पार्ट कहेंगे, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड्स वाला एरिया होगा उसे हम ग्लोटस कहेंगे, और जो इसके नीचे वाला एरिया होगा, ठीक है, जो ट्रेकिया की तरफ जा रहा होगा उसको हम इंफ्राग्लोटिस पार्ट कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होगा वो सुप्राग्लोटिक लेरेंजाइटिस है, मींस दैट यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स बन रहे हैं कि ऊपर वाला एरिया जो है ये इन्वॉल्व होगा, इसमें सिर्फ एपिग्लोटिस नहीं है। आपको और कौन से स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एरेटिनॉइड्स मिलेंगे। एरेटिनॉइड्स कौन से हैं, ये एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस, ठीक है। ये एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस आपको मिलेंगे, ये एपिग्लोटिस आपको मिलेगा, ठीक है, और एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स, ठीक है, जो इन दोनों के दरम्यान में फोल्ड्स होते हैं, इन सब की इन्फ्लेमेशन को हम इन्वॉल्व करते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में, ठीक है। यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है दिस इज़ द हायोइड बोन, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, सॉरी थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ी है, और क्रिकोइड कार्टिलेज है, और नीचे ट्रेकियल रिंग्स है, ठीक है। और अगर पीछे से बात की जाए, ये पोस्टीरियर व्यू है, इसमें ऊपर हायोइड बोन है, ये थायराइड कार्टिलेज हो गया, ये क्रिकोइड कार्टिलेज हो गया, ठीक है। उसमें उन्होंने कलर अच्छा नहीं शो किया था, नहीं समझ नहीं आई थी। तो ये एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस है ब्लू कलर के, और ये पर्पल कलर के आपको कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, एपिग्लोटिस, ठीक है, एरेटिनॉइड, और इनके दरमियान में जो एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। और मैंने आपको बताया कि वोकल कॉर्ड वाला एरिया ये है, दिस इज़ अ ग्लोटिस, इसके ऊपर वाला जो है वो सुप्राग्लोटिस पार्ट होगा, इसके नीचे वाला जो है वो इंफ्राग्लोटिस पार्ट होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सुप्राग्लोटिक लेरेंजाइटिस की, जिसमें ये वाला एरिया इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ये वाला एरिया जिसमें रेटिनॉइड है, एपिग्लोटिस है, और एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स है, ठीक है। दोबारा से ये देखें, वही पिक्चर आ गई हमारे पास, कौन कौन सी, एपिग्लोटिस, रेटिनॉइड, ठीक है, जो एंटीरियर व्यू से हमको दिखाया हुआ है, और इनके दरमियान में जो एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स है, इन सब की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। ये बात होती है, ये सारी हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एक्यूट लेरेंजाइटिस में आपके पास जो है दरमियान से सारा वो लेरिंग्स का रीजन जो है वोकल कॉर्ड्स वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे, ये डिफरेंस होता है इसका। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो है एटियोलॉजी क्या है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बी होता है उसकी वजह से होता है, और मोस्ट कॉमन जो एजेस होती हैं वो 2 to 7 ईयर्स की होती हैं, ठीक है। ये आपको ऑलमोस्ट 7 ईयर्स या 6 to 7 ईयर्स की बच्ची लग रही है। इसके अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी की वजह से
जो है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होगा और इसकी कंडीशन देखें, सलाइवा बाहर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये जो है ना क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, गला ख़राब है, सोर थ्रोट है। ठीक है, गला उसका ख़राब हुआ होगा, सोर थ्रोट होगा जिसको हम कहते हैं, डिस्फेजिया होगा, खाया कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि एपिग्लोटिस सारा वो जो है ना इन्फ्लेम हुआ हुआ है। ठीक है, डिज़निया होगा, सांस नहीं ली जा रही होगी, स्ट्राइडर होगा। ठीक है, स्ट्राइडर मैंने आपको बताया था, उसकी आवाज़ आपने सुन लेनी है, प्लेलिस्ट में दी हुई है, देख लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता रैपिडली प्रोग्रेस करता है, फीवर इसमें होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रैपिडली प्रोग्रेस, शुरू में इतनी ज़्यादा डिज़निया नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है। ठीक है, फीवर इसमें जो है वो ज़्यादा हुआ होता है थोड़ा सा। ठीक हो गया, तो ये इस तरह की स्टेट के साथ बच्चा आता है और इसको हम कहते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। ठीक है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली पोजीशन होती है, ट्राइपॉड पोजीशन। ठीक है, ट्राइपॉड पोजीशन ये आपको पता है, आपका मोबाइल को स्टैंड बनाने के लिए आपके होता है, इसकी पीछे एक दो हमारे होते हैं ये वाले एरियाज और एक इस तरह। तो इसी तरह हमारी ये बच्चा जो है ना सांस लेने के लिए अपना ये वाले हाथ दोनों आगे कर लेता है और टांगे ऐसे बाहर को निकाल लेता है, तो ये ऐसे लगता है जैसे ट्राइपॉड पोजीशन इसने बनाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे जो है ना वो सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इनकी ये अपीयरेंस आती है, इसको हम ट्राइपॉड पोजीशन कहते हैं। ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होता है। तो एपिग्लोटाइटिस में कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं? पेशेंट डिस्ट्रेस्ड होगा, पिक्चर्स आपने याद रखनी है जो पीछे मैंने दिखाई हैं 2 से 7 वाले बच्चों की और ट्राइपॉड साइन की। डिस्ट्रेस होगा, तंग हुआ होगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो रही होगी जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, खाया नहीं जाएगा, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया बोला नहीं जाएगा, डिस्निया सांस नहीं ली जाएगी, सारे डी इसमें जमा हो जाएंगे। ठीक है, टॉक्सिक स्टेट होगी सही वाली। अब हमने करनी है एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टंग डिप्रेसर से उसकी टंग को डिप्रेस करके अंदर की तरफ देखेंगे, एपिग्लोटिस हमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एपिग्लोटिस जैसे हम टंग को अपने नीचे करते हैं ना, तो साथ ही में सामने जो है ना एपिग्लोटिस अंदर की तरफ नज़र आ रहा होता है। इस केस में वो इस तरह का नज़र आएगा, ये देखें कैसा है, रेड कलर का है ना, रेड है, स्वॉलन है, एडिमा हुआ हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, और ये आपको नज़र आएगा। उसके बाद आप करोगे ये क्या नाम है, इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी होती है इसमें आप मिरर डाल के देखते हो। अगर आपने गले से करना हो तो ये मिरर से आपको देखे नज़र आ रहा है ना, अंदर से वो उन्होंने दिखाया भी हुआ है ये वाला रीजन सारा। तो इसमें आपको जो है वो क्या होता है, सुप्राग्लॉटिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी एडिमेटस और स्वेलन मिलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लैटरल सॉफ्ट टिश्यू, अच्छा ये आगे मैंने बल्कि इसको आगे वाली को दिखाया। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने टंग डिप्रेसर से देख लिया तो हमें ये नज़र आया, फिर हमने इंडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी से देखी तो हमें सारे वो जो सुप्राग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो एडिमेटस और कंजेस्टेड नज़र आए। उसके बाद ये होता है कि ऐसे बच्चों के ना हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे होते इंडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी। कभी कभार ऐसे होता है कि पेशेंट को इतनी ज़्यादा सांस का मसला हो रहा होता है, मैंने अभी बताया ना डिस्फेजिया होता है, डिस्निया होता है सारा सारा। तो अब इसकी डिप्रेस करेंगे, टांग को हम डिप्रेस करेंगे या इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी करे होंगे तो बच्चा तो और ज़्यादा पेन से जो है वो चीखें मारेगा और नहीं करवाने देगा। तो फिर जो हमारा बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि हम जो है ना पेशेंट का लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे ऑफ द नेक करवाएं। ठीक है, आपने ये नहीं लिखना होता सिंपली इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करवाना है, नहीं, लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे ऑफ द नेक जब हम करवाते हैं तो हमें करैक्टरिस्टिक क्या नज़र आता है, थंब साइन मिलता है। ठीक है, ये मैंने थंब यहाँ पे इसकी पिक्चर ऐड किया ताकि आपको याद रहे। ये देखें, लेटरल सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफ ऑफ द नेक जब हम करवाते हैं तो थंब साइन मिलता है, जो कि हमें नज़र आता है किस तरह, इनलार्ज और एडिमेटस एपिग्लोटिस की वजह से एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में। ठीक है, ये मैं आपको इसकी ये देखें थंब साइन, इसको कंपेयर करें, ऐसे थंब बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। अब बाकी जो है वो इसका ट्रीटमेंट और साथ में हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।